पढ़ते समय कैसे स्मार्ट स्टडी किया जाता है और स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या अंतर है वो समझेंगे आज। मुझे भी तीसरी अटेम्प्ट में नाम निकला। पहले 2 अटेम्प्ट में क्या क्या गलती किए हैं वो समझते हैं। बुक की हर लाइन टू लाइन पढ़ते थे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, इंडियन बुक पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हिला दूंगा, ऐसा ऐसा लगता था। हर एक क्लास अटेम्प्ट किया, नेम का प्रीमेड किया, मेड किया, अपनी कॉलेज क्लास किया, इवरी एग्ज़ाम दिया। मुझे भी भ्रम था कि मैं दुनिया हिला सकता हूँ। 2 बार रुकने के बाद वो भ्रम टूट गया। फ्रेशर में बहुत उड़ रहे थे कि इतना स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, इतना डीप में पढ़ेंगे, इतना लेबर करेंगे। दोनों बार 3-4 मार्क्स से छूट गया। उसके बाद सब चीज़ समझ में आ गया कि स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाएगा। उसके बाद स्मार्ट स्टडी में देखते हैं हम कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे। लाइन टू लाइन किताब की स्टडी करने से कुछ नहीं होता। किताब में टॉपिक होता है, एक टॉपिक में 2 किस्म का टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और दूसरी नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ज़्यादातर नॉन इम्पोर्टेंट ही टॉपिक होता है, बकवास टॉपिक होता है। वो 60% नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, 40% सिर्फ 40-45% इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको कैसे पता लगेगा कि पास्ट क्वेश्चन देख के, पास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है तो उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया। अब वो चीज़ थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जिस टॉपिक से नहीं पूछ रहा है उतना 3-4-10 साल पास्ट क्वेश्चन देखने के बाद तो वो टॉपिक समझ जाना है कि ये नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एनी हाउ एनी रेट आना चाहिए। इसीलिए कहते कि पहले पास्ट क्वेश्चन देख। हमको भी कोई कहा था, हमने नहीं सुना, इसीलिए रुकना पड़ा। अब इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल जाने के बाद अब 2 किस्म का कंटेंट होता है, एक कंसेप्चुअल कंटेंट होता है और दूसरी फैक्चुअल कंटेंट होता है। अब कंसेप्चुअल कंटेंट को कैसे पढ़ा जाता है और फैक्चुअल कंटेंट को कैसे पढ़ा जाता है वो समझेंगे। कंसेप्चुअल कंटेंट जितना रहेगा उसका इमेजिन करना पड़ेगा। इमेज बना के उसमें प्रोसेस होगा, फिगर होगा, हर प्रोसेस स्टेप वाइज होगा उसमें। वो कंटेंट कंसेप्चुअल कंटेंट को हम इमेजिन करके समझते हैं। और जो फैक्चुअल कंटेंट होता है उसको ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, क्रॉस लिंक करो और रट लो। ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रट लो, करना पड़ेगा। और आपको भी एग्ज़ाम में 50%, 30% रिकॉल है, 50% कंसेप्चुअल ही है, 50% और 30% फैक्चुअल है। ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी कहा है। इसीलिए कंसेप्चुअल टॉपिक को मतलब ज़्यादा कवरेज देना है और फैक्चुअल टॉपिक को निमोनिक्स पे उतना मत ध्यान दो। जो याद हो रहा है उसी निमोनिक्स का याद करना है, ज़बरदस्ती निमोनिक्स नहीं बनाना है। कंसेप्चुअल टॉपिक में तो निमोनिक्स बनाना ही नहीं है, सिर्फ इमेजिन करो प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, क्या इमेज बनता है उसका, और उस इमेज में स्टेप वाइज लेके जाओ, जैसे आप दूसरी स्लाइड में हम दिखाते हैं। अब एक कंसेप्चुअल टॉपिक लेते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन को 3 स्टेप में होता है, एक फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। और अब ये स्टेप वाइज होता है, प्रोसेस वाइज होता है। होता कहाँ है, वो इमेज बनाओ, वो फिगर दिमाग में क्रिएट करो, इमेजिन करो। और कंसेप्चुअल टॉपिक को इमेजिन करके ही बनाना है। अब होता है नेफ्रॉन में, और अब नेफ्रॉन को समझते हैं। ग्लोमेरुलस हो गया, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया। ऐसे अब इमेज तो बन गया, इमेज नेफ्रॉन में होते हैं, नेफ्रॉन को इमेज बना लिया। अब नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होता है, उसमें होल होता है, पतले पतले होल होता है। उस होल की साइज के जो कंटेंट होगा वो छना जाएगा जाली जैसा, और जो नहीं छनाएगा वो कंटेंट वेन में चला जाएगा। जैसे सेल कंटेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन और यूरिक एसिड नहीं छनाता है, उसका साइज बड़ा होता है, इसीलिए नहीं छनाता है। और जो चीज़ छना गया वो पीसीटी में तब चला जाता है। पीसीटी में चला जाने के बाद दूसरी स्टेप आता है, कोई अच्छा चीज़ भी होल बाटे फंस गया। अब इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। रीअब्जॉर्प्शन में अब अच्छी चीज़ें जो फ़ायदे लायक है वो तो रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब फ़ायदे लायक चीज़ कैसे हम वेस्ट होने दें, इसीलिए रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। रीअब्जॉर्ब में पीसीटी में ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटासियम, सोडियम, सबसे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व होता है पीसीटी में। ऐसे जो अच्छा चीज़ है वो रीअब्जॉर्ब करा देगा। उसके बाद कोई चीज़ वेन में भी नहीं छनाया है, जैसे यूरिक एसिड है ना, वो घातक है, सोच रहा वहीं में रह गया, वो साइज बड़ा था, नहीं छनाया, इसीलिए अब उसका सेक्रेट करके फिर ट्यूब्यूल में ला कर रख देता है। और उसके बाद फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सेक्रेशन हो गया, सेक्रेशन होने के बाद सेक्रेट कर देता है यूरिन में, यूरिन हो गया।
इन करो ऐसे ऐसे कंसेप्ट बना के, इसके बाद ये होगा, ऐसे प्रोसेस में चल जाएगा। इमेज क्रिएट करो, इमेज नहीं होगा कंसेप्चुअल टॉपिक में, इमेज बना के पढ़ना है। उसके बाद एक फैक्चुअल टॉपिक लेते हैं, जैसे इंडोक्राइन हार्मोन का नेचर कैसा है। जैसे अमाइन नेचर होता है, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड नेचर होता है, प्रोटीन नेचर होता है। इसको याद कैसे करें? अब एड्रीनालिन, आइडोथायरोइन, थायरोइड जीन, ये सब याद नहीं होता है। इसीलिए कोई निमोनिक्स बना लो, कोई ट्रिक बना लो, अच्छा वाला निमोनिक्स बनाना जो याद रहेगा। और नहीं बना है तो इससे अच्छा रट ही लेना। वो ज़बरदस्ती निमोनिक्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अच्छा निमोनिक्स है, जैसे अमाइन नेचर, जो भी होगा उसके पीछे में INE लगेगा, INE, अमाइन नेचर वाला में। तो जितना भी हार्मोन हो गया +2 सिलेबस में है, वो सब में इंडोक्राइन हार्मोन INE लगा है, तो समझ लेना कि अमाइन नेचर। दूसरी वाले को भी निमोनिक्स है, जैसे CHOLE, चोली, STRO। चोली के पीछे क्या है? STRO, एस्ट्रो। जिस हार्मोन में STRO, हर एक STRO वाला हार्मोन कोलेस्ट्रोल नेचर हो गया, मतलब स्टीरॉयड नेचर हो गया। याद करने में बहुत सजीलो हो गया। मर जाएंगे फिर भी नहीं बिसरेंगे, चोली के पीछे क्या है? एस्ट्रो। तो ऐसा निमोनिक्स बनाना कि जो हर दिन काम लगे। अब जो रेस्ट हार्मोन रह गया, वो क्या हो गया? प्रोटीनियस नेचर, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ACTH, प्रोलैक्टिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ऐसे रह गया। अब INE वाला अमाइन नेचर हो गया। चोली के पीछे STRO, जिसमें एस्ट्रो लगा है, वो सब कोलेस्ट्रोल नेचर हो गया। और रेस्ट हार्मोन प्रोटीनियस नेचर हो गया। जो निमोनिक्स ईजी हो याद करने में, ऐसा निमोनिक्स बनाना। हाँ, ज़बरदस्ती निमोनिक्स बनाने में टाइम मत खर्च करना, इससे अच्छा पढ़ लेना। और क्रॉस लिंक बनाना, जैसे फेस में 14 हड्डी है, फिंगर में भी 14 हड्डी है, तो ये दोनों से याद हो जाएगा। ये 14 हड्डी है, तो मतलब क्रॉस लिंक बनाना, किसी से तुलना करें। अब कुछ फ्रेशर वाले हरकत देखते हैं कि रूटीन बनाते रहते हैं कि 7 बजे उठेंगे, 9 बजे पढ़ेंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, ऐसा रूटीन बनाते रहते हैं। फिर कल जाके फिर वही करेंगे। 2-3 तक ससुरा फॉलो करेगा, तीसरी दिन सब खत्म हो जाएगा। ये सब बकवास चीज़ है, कोई काम लायक नहीं है। आप रूटीन बनाओ ना बनाओ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं बनाओगे फिर भी नाम निकल जाएगा आपको। मेहनत करेंगे आप, क्या करना है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना है, तो हर रोज़ पढ़ना है, ये मतलब दिमाग में रखना है। और हर रोज़ पढ़ना है, ऐसा मतलब रखना। ज़बरदस्ती नियम से बना के किसी दिन 9 के चक्कर में 10 बज जाएगा, तो फिर वो फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर टेंशन होने लगेगा। इससे अच्छा रूटीन नहीं बनाना। वो 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक फॉलो करेगा। ऐसा भी मैं भी करता था शुरू में, वो सब बकवास चीज़ें नहीं करना। उसके बाद दूसरी क्या होता है कि ऑल सब्जेक्ट डेली पढ़ना पड़ेगा तभी नाम निकलेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है कि हर रोज़ हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी नाम निकलेगा। आप कैसा फिजिबल होता है कि आज फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद जूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, कैसा फिजिबल होता है वो तरीका में अपने प्लान से बनाओ। हर रोज़ पढ़ेंगे तभी नाम निकलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको सिलेबस कवर करना है, आप पूरा सिलेबस कवर करना है। ये ध्यान में रखते रहते आप घर के इधर से बनाओ और उधर से बनाओ, आपको घर तैयार करना है। सिर्फ ये इतना मतलब रखना है कि सिलेबस हमको एनी रेट बनाना है। आज अब होल डे में ये पढ़ो या वो पढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब तीसरी टॉपिक, रिवाइज बिफोर स्लीप। मतलब हर दिन में क्या क्या पढ़ा और रात में सोने से पहले याद करके सोना है। हमको ये भी टॉपिक बकवास लगता है। क्या गर्लफ्रेंड के हर रात याद करके सोना है? पढ़ा हुआ इतना याद कहीं थोड़ी ना रहता है, वो तो भूल जाएंगे। 2-3 दिन तक ये भी फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद ये भी चौपट हो जाएगा। उसके बाद चौथी टॉपिक आता है कि डे स्टडी करें कि नाइट स्टडी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ फिजिबल होता है वहीं पढ़ो। दिन में पढ़ोगे तभी नाम निकलता है, और रात में पढ़ोगे तो भी नाम निकलता है। जिसको जे टाइम में फिजिबल होता है, अपना ईजी होता है, वो पढ़ेंगे। और 5वीं टॉपिक की 16 घंटा से 18 घंटा पढ़ेंगे तब नाम निकलेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है। 8 से 10 घंटा अपना फिजिबल बॉडी बना के रखो, आप इसमें भी नाम निकल देता है। अब कोई कहता है कि सोशल मीडिया से दूर हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है। कोई तो इतना तक कर लेता है कि परमानेंट डिलीट, उसके बाद फिर इंस्टॉल करके 2-3 दिन में जाके फिर लॉगिन करने चल जाता है। ये सब बकवास में टाइम पास मत करो यार, ये सब कुछ नहीं होता है। आप भर दिन पढ़ता है, थोड़ा बहुत चलाया भी करो इधर उधर, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रिफ्रेशमेंट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया हम तो कहते हैं चलाओ भाई, 5-10 मिनट में चलाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। भर दिन पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ही रिफ्रेशमेंट चाहिए ना।
और अब लास्ट में समझते कि विच बुक इज़ बेटर। क्लास में कहेगा कि इंडियन बुक पढ़ो, ये करो वो करो। हम भी शुरू में किन लेते इंडियन बुक, ये किन लेते वो किन लेते हैं, तो 2-3 टॉपिक अच्छा सा पढ़ लेता है, तीसरी टॉपिक में छोड़ देते वो। ऐसा ही रहता है, हर साल ऐसा ही रहता है, पलटा के भी नहीं देखता। इसीलिए बुक के चक्कर में मत भागो। हमको भी, हम अपनी बात कहते हैं, हम फ्रेशर में था तो हमको भी लग रहा था कि आप 4 महीना में नहीं सकेगा नेम के मॉड्यूल, तो हम नेम के मॉड्यूल छोड़ के कोई बोला कि ऑब्जेक्टिव पीसीबी कर ले, हर चीज़ मिल जाएगा। हम भी ऑब्जेक्टिव पीसीबी किन के और करने लगा। एग्ज़ाम में गया, 3-4 मार्क्स से लटक गया। उसके बाद नेम में गया, नेम के टीचर बताया कि नेम के मॉड्यूल किया था। मैंने बोला नहीं तो उसके बाद क्या बोला, इसीलिए नहीं निकला। तो मैं भी सोचा कि अच्छा नेम के मॉड्यूल करना है। दूसरी फिर नेम के मॉड्यूल इधर से उधर हर चीज़ पढ़ लिया, इधर से उधर 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब जितना हुआ उतना तक पढ़ा। उसके बाद फिर 3-4 मार्क्स से लटक गया, फिर नहीं निकला। तब समझ में आया ये सब चीज़ बकवास है। और ये जितना टॉपिक है ना पूरा ऊपर से नीचे तक हर चीज़ बकवास है। ये फ्रेशर वाला हरकत होता है, ये दिमाग में घूमता रहता है। जब नहीं निकलता तब समझ में आता है कि ये बकवास चीज़ है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अब लास्ट 1 से 1.5 महीना तक कैसे प्लान होना चाहिए वो समझते हैं। एमसीक्यू ज़्यादा करना पड़ेगा आपको थ्योरी से, और ये एमसीक्यू करते समय कुछ नहीं आएगा तब जाकर थ्योरी में जाना है। और थ्योरी भी पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे तक फटाफट पढ़ लेना है, उतना टाइम देने का नहीं, सरफेसली पढ़ना है आप थ्योरी में। और ज़्यादा एमसीक्यू करना है, जितना ज़्यादा एमसीक्यू करोगे उतना ज़्यादा आगे जाओगे। मतलब उसके बाद हमको ये ध्यान में रखने का चलना है, रूटीन शूटीन नहीं मत बनाना। रूटीन ऐसा बनाओ कि हमको सिलेबस रखना है, ये सिलेबस से मतलब रहना चाहिए। और उसके बाद जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो। और लास्ट 15 दिन तक आपको हर एक दिन एक सेट डेली करना है, जिस टाइम में एग्ज़ाम होगा उस टाइम में। इससे आपको प्लेटफॉर्म ऐसा मतलब नीडर बना देगा। हर रोज़ करते रहोगे तो आपको वैसा ही टाइम पे फिजिबल बना देगा। हर रोज़ लास्ट 15 दिन तक कमती में करना है, हर रोज़ एक सेट करके। जाते जाते खान सर के एक डायलॉग बोलते हैं, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।